दिन मंगलमय हो। वेरी गुड। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। देखो, ऑनलाइन बहुत कम आते हो, बाद में रिकॉर्डेड रिकॉर्डेड देखने का बहाना है तुम्हारे पास। रिकॉर्डेड बंद कर देता हूँ। गुड मॉर्निंग। मेरे तो बढ़िया ही हैं। मेरे क्या है, मेरे सब बढ़िया ही हैं। अब सबको अलग अलग जवाब दूं क्या? कल की क्लास का कल पता चल जाएगा। मेरी खुद की क्लासें होती है, इसलिए परेशान हो जाता हूँ संडे को। हाँ हाँ, संडे है तो मेरी क्लासें होती है संडे को। मैं भी तो कुछ छोटा मोटा तैयारी करता रहता हूँ। क्या कुछ रैम करो, रो रैम ही है और क्या है। कभी कभार थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा क्लास ले लें तो क्या फर्क पड़ेगा। सर रेस्ट करेंगे, नहीं होगी। अब रेस्ट वेस्ट भूल जाओ, खूब कर ली रेस्ट। अब जिंदगी भर जब तक आप पूरे सिक्योर नहीं हो जाओ लाइफ, तब तक अब रेस्ट वेस्ट कुछ नहीं है। चलो, इतने कम कैसे ऐड होते हैं। मैं अब रिकॉर्डिंग बंद कर देता हूँ। आज आज की रिकॉर्डेड क्लास है, फिर कल से मैं रिकॉर्डेड बंद कर देता हूँ, अपने आप सीधे हो जाओगे तो। चलो, अपना एलिमिनेशन रिएक्शन हो गया था। और अब देख लेते हैं अपन रिएक्शन विद मेटल। क्या देख लेते हैं अपन? रिएक्शन विद मेटल्स। रिएक्शन विद मेटल्स। ये आपका रिएक्शंस किसकी देखनी मेटल्स के साथ में? हेलो एल्केन्स की। हेलो एल्केन की मेटल्स के साथ में अगर रिएक्शन है तो उनको आपको देखना है। हेलो एल्केन के साथ में जो रिएक्शंस होती हैं उनको आप देखोगे, सबसे पहले जो रिएक्शन आएगी एक ग्रिग्नार्ड रिएक्शन आएगी। सबसे पहले कि ग्रिग्नार्ड क्या होता है। एक रिएक्शन होती है जिसमें आपके पास में कोई एक हेलो एल्केन है। ये एक हेलो एल्केन है। इसको क्या बोलते हो आप, जो भी बोलोगे ये आपके पास में ऐसा कुछ भी लिख सकते हो हेलो एल्केन। ये हेलो एल्केन क्या करता है? मेटल के साथ में रिएक्शन करता है। किसके साथ रिएक्शन करता है? कोई भी मेटल। लेकिन यहाँ पे मैं जो मेटल ले रहा हूँ वो मेटल ले रहा हूँ मैग्नीशियम मेटल। क्या ले रहा हूँ? मैग्नीशियम मेटल। ध्यान देना इस पे। मैं मेटल्स के साथ में रिएक्शन करा रहा हूँ हेलो एल्केन के, तो यहाँ पे मैं मैग्नीशियम इस टाइप के स्पेशल जो आपके प्रोडक्ट बनता है उसको एक नाम दिया जाता है, वो याद रखना। और ये मेटल्स के साथ में रिएक्शन है तो यहाँ पे आप लोगे एक सॉल्वेंट जिसको बोलते हैं ड्राई ईथर। पानी नहीं लेते, क्योंकि पानी लेते ही ये रिएक्शन बहुत ज्यादा रिएक्टिव हो जाती है और प्रोडक्ट थोड़ा अलग टाइप का बन जाता है। अपन क्या बोल सकते हैं, इस ग्रुप को बोल सकते हैं आर। एल्किल ग्रुप है तो आर। इससे आपको प्रोडक्ट मिलता है आर एम जी बी आर। इसको बोलते हैं, इसको नॉर्मली आप ऐसे भी लिख सकते हो आर एम जी एक्स। इसको क्या बोलते हो आप? आर एम जी एक्स भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो उसको? आर एम जी एक्स। इस टाइप के जो रिएजेंट होते हैं जहां पे आपका एक्स क्या हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है।
फ्लोरीन और आयोडीन नहीं होते, उनकी रीजन आपको बता चुका हूं। एल्किल ग्रुप कोई भी आपके हाइड्रोकार्बन की चेन हो सकती है। इस टाइप के जो कंपाउंड होते हैं जिनको अपन एक रिएजेंट का नाम देते हैं, ये एक रिएजेंट होते हैं। क्या होते हैं? ये रिएजेंट होते हैं। ये जो रिएजेंट होते हैं ये आपकी रिएक्शन को प्रोसीड कराने में हेल्प करते हैं। ये रिएजेंट स्पेशल इसलिए होते हैं क्योंकि इसमें जो ये बॉन्ड होता है, ये बॉन्ड देखो देखो मेटल का अगर किसी के साथ में अगर इंटरेक्शन देखते हो तो वहां पे आयोनिक नेचर आपको दिखता है ना। लेकिन ये एक स्पेशल कंपाउंड होता है जहां पे मेटल और कार्बन के बीच में, एल्किल का मतलब कार्बन है, यहाँ पे आपको स्पेशल नेचर दिखेगा कि यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव और डेल्टा पॉजिटिव दिखेगा और बीच में कोवेलेंट बॉन्ड दिखेगा। कैसा बॉन्ड दिखेगा? कोवेलेंट। कोवेलेंट बॉन्ड। ध्यान देना कि कभी भी मेटल्स होती है वो मैक्सिमम कंडीशंस में मेटल्स के अगर किसी भी नॉन मेटल के साथ में अगर इंटरेक्ट होती है तो आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन करती है, लेकिन यहाँ पे क्या करती है? कोवेलेंट बॉन्ड का कोवेलेंट नेचर होता है। ध्यान देना इसका कोवेलेंट नेचर होने के कारण ये मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है वो आपकी आर की तरफ शिफ्ट हुई हुई रहती है। यहाँ पे बहुत ज्यादा पोलैरिटी होती है। इस कंपाउंड के अंदर बहुत ज्यादा पोलैरिटी होती है। पोलैरिटी का मतलब मैक्सिमम जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो कार्बन अपनी तरफ खींच के रखता है। यानी कि इस कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर जो भी दो इलेक्ट्रॉन है वो दोनों के दोनों किस साइड में शिफ्ट हुए हुए हैं? कार्बन की साइड में। और आप गौर से देखोगे कि कार्बन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज शो किया हुआ है यहाँ पे, जबकि कार्बन के ऊपर कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अच्छी नहीं होती, लेकिन तो भी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को पूरा कार्बन अपनी तरफ खींच के रखता है। तो यहाँ पे कार्बन पे आ जाता है नेगेटिव चार्ज। हाँ, इसी को बोलते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। इसी को क्या बोलते हैं? इस रिएजेंट को क्या बोलते हैं? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ये बहुत स्पेशल रिएजेंट होता है क्योंकि कार्बन पे नेगेटिव चार्ज लाओ और वो भी बहुत ज्यादा नेगेटिव चार्ज लाओ और उस कार्बन को किसी मेटल के साथ बाइंड करो और वो मेटल का बॉन्ड आयनिक नहीं होकर कोवेलेंट होता है। बहुत ज्यादा स्पेशल कैरेक्टर है इसके अंदर, इसलिए ये रिएजेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। समझ गए? तो इस चीज को आप समझे कि जब भी आप किसी हेलो एल्केन को किसी मेटल के साथ में रिएक्शन कराओगे किसी भी नॉन पोलर सॉल्वेंट की प्रेजेंस में, ये सॉल्वेंट कैसा होना चाहिए? नॉन पोलर, या आप ऐसे बोल सकते हो जिसके अंदर हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। मैं दोनों चीजें तो एक साथ कैसे लिखूं? यानी कि कहीं पे भी H प्लस का सोर्स नहीं होना चाहिए, यानी कि पोलर सॉल्वेंट कहीं पे होना नहीं चाहिए। ओके, कोई दिक्कत? ड्राई ईथर ले लिया, ड्राई ईथर के अंदर बहुत कम पोलरिटी होती है, अगर पोलरिटी होगी भी तो देखो ऐसे होती है ROR। ये ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी, इधर से खींचेगा तो इधर की तरफ से भी खींचेगा, तो ये ऑक्सीजन इतनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी शो नहीं कर पाता, तो इसकी पोलरिटी बहुत कम हो जाती है। एसीटोन भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे अपने को पोलर सॉल्वेंट नहीं लेना, इतना ध्यान रखना है आपको, और कुछ ज्यादा ध्यान नहीं रखना। बाद में ये पोलर बन जाता है। अरे बाद की बात देखो, बाद की बात तो तुमको जो पढ़ाता हूं ना उस पर ध्यान दिया करो। आपको एक चीज मैंने ये भी बताई थी कि मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, है ना। लेकिन मेटल आयन, अब बाद में वो आयन में कन्वर्ट हो रहा है तो ये इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं क्योंकि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया है। जब पॉजिटिव चार्ज आ गया तो इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी हो जाती है। सेम ही चीज है, बस उसका नेचर डिफरेंट डिफरेंट है, तो नेचर डिफरेंट हो गया तो उसकी रिएक्टिविटी डिफरेंट डिफरेंट हो जाएगी। बाद में क्या हो रहा है उस चीज को इस चीज के साथ कोरिलेट क्यों कर रहे हो? समझ रहे हो आप? ऐसे मत किया करो कि बाद में ऐसे हो जाएगा और वैसे हो जाएगा। ओके, कोई दिक्कत? यहाँ पे कोई दिक्कत? ओके, अगर मैं मान लो इस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को पानी के साथ रिएक्ट करा दूं तो क्या होगा? इस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की ऐसी तैसी हो जाएगी। इस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की क्या हो जाएगी? अगर मैं इस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की बात करूं, मैं क्या बात कर रहा हूं? अगर मैं इस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को लेकर RMgX को अगर मैं लेकर इसको हटा दूं, दिख रहा है क्या? हटा दूं इसको, इसको हटा देता हूं। लेकिन हटा दूं क्या इसको? मैं तो वैसे हटा दिया। ओके, अगर मैं इस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को अगर मैं इस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को पानी के साथ मिला दूं, अगर इस RMgX को, X कुछ भी हो सकता है, क्लोरीन और ब्रोमीन कुछ भी हो सकता है, अगर मैं इसको वाटर के साथ रिएक्ट करा दूं
तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ से माइनस होता है और इसके साथ में यहाँ का प्लस, यानी कि आपको H प्लस मिलता है, यहाँ से OH माइनस मिलता है। और आपको मालूम है इसके पास नेगेटिव होता है, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव होता है। तो नेगेटिव पॉजिटिव के साथ में जाके आपके RH का फॉर्मेशन कर देगा और MgOH X का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है ना। ये आपका हाइड्रोकार्बन है। ये क्या है, हाइड्रोकार्बन। अगर आपको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट करना है तो आप क्या करोगे, पानी डाल दो। ये छोटी छोटी चीजें याद रखोगे आप। क्या, H2O से तो MgOH2 बनेगा क्या? अरे MgOH2 कहां से बन जाएगा, चलो इसको भी बताता हूँ। ग्रिग्नार्ड, ठीक है, ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, इसमें पानी ऐड करो तो ये बन जाएगा। अब ये बंदा कह रहा है, एक लड़का कह रहा है कि सर Mg के साथ में OH जुड़ेगा तो OH होल ट्वाइस बनेगा। कैसे बनेगा, ऐसे क्यों बनेगा भाई? आपको मालूम है कि Mg के ऊपर +2 चार्ज होता है, तो इसके सामने भी -2 होना चाहिए, जिसमें से एक तो एक्सिस बैठा है, एक्स के ऊपर भी क्या होता है, -1 का चार्ज होता है। एक्स के ऊपर -1 का चार्ज होता है और बचा हुआ एक OH और आ जाएगा। तो OH, एक्स तो पहले से बैठा है, उसके साथ में एक OH आके जुड़ेगा तो ये जाके न्यूट्रल हो जाएगा, ये देखो। ओके, तो दिक्कत, इस टाइप की रिएक्शंस जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट देता है, जिनको अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का फॉर्मेशन करना है तो आप नॉन पोलर सॉल्वेंट की प्रेजेंस में मैग्नीशियम से हेलो एल्केन की रिएक्शन कराओ, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का फॉर्मेशन हो जाएगा। और वो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आगे डिफरेंट डिफरेंट टाइप की रिएक्शंस देगा, वो अपन आगे पढ़ेंगे। लेकिन अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को वाटर के साथ में ट्रीट करा दो तो आप हाइड्रोकार्बन का फॉर्मेशन कर सकते हो, यानी कि जो MgX ग्रुप है इसको रिप्लेस कर देगा हाइड्रोजन और हाइड्रोकार्बन बन जाएगा। ठीक है। एक स्पेशल रिएक्शन आती है मेटल विद रिएक्शन ऑफ हेलो एल्केन, उसमें जो स्पेशल रिएक्शन आती है जिसको अपन बोलते हैं वुड्स रिएक्शन। ये वुड्स रिएक्शन हेलो एल्केन में भी होती है, हेलो एरीन में भी होती है। ठीक है। वुड्स रिएक्शन के अंदर क्या होता है, अगर आपके पास में कोई भी हेलो एल्केन है, क्या है, कोई भी हेलो एल्केन है, जैसे आपके पास में कोई भी एक हेलो एल्केन ले लेता हूं CH3X। अगर इसकी रिएक्शन, अगर आप सोडियम मेटल से, मेटल यहाँ पे याद रखना, अगर वुड्स रिएक्शन की बात आती है तो यहाँ पे मेटल सोडियम होना चाहिए, और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के अंदर मेटल होती है आपकी मैग्नीशियम। ध्यान रखना इस चीज को। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको क्या मिलता है, यहाँ पे आपको डाइमर्स मिलते हैं। क्या मिलते हैं आपके पास में, यहाँ पे हेलो एल्केन के अंदर जितने कार्बन है ना, उससे ज्यादा कार्बन का प्रोडक्ट मिलेगा। जैसे यहाँ पे आपके पास में ये हेलो एल्केन है, इसको बोलते हैं आपको अगर हेलो एल्केन है तो यहाँ पे अगर क्लोरीन है तो इसको क्लोरोमीथेन बोल देंगे, ब्रोमोमीथेन बोल देंगे, कुछ भी बोल देंगे। ये आपका हेलो एल्केन, इसके अंदर कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं ये बताओ आप। नंबर ऑफ कार्बन, इसमें सिंगल कार्बन है, इसमें एक ही कार्बन है। जब इसमें आप प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करोगे तो आप देखोगे कि ये Na इस X को उठा के लेके चला जाएगा, इसके अंदर दो मॉलिक्यूल्स इसके काम आते हैं, इसके दो मॉलिक्यूल काम आते हैं, तो आपको CH3 और CH3 का इस तरह से कॉम्बो मिलता है। ठीक है ना। यहाँ पे ये CH3 उसी के CH3 के साथ जुड़ जाएगा और ये दो X इस दो Na के साथ में मिलके 2NaX का फॉर्मेशन करेंगे। जैसे अपन एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे एक अपन एग्जांपल ले लेते हैं CH3CH2Cl। क्या ले लेते हैं अपन, CH3CH2Cl। अगर इसकी रिएक्शन 2 मोल्स ऑफ Na के साथ कराएं तो आपको प्रोडक्ट, इसमें भी आप याद रखना, इसमें भी आप कंडीशन क्या रखोगे, ड्राई ईथर रख दो, ड्राई ईथर्स। क्योंकि ये रिएक्शन अगर पानी के साथ में कराओगे तो सोडियम क्या कर देता है, ब्लास्ट कर देता है, इसलिए आप यहाँ पे नॉन पोलर सॉल्वेंट का यूज करोगे। तो यहाँ पे आपको देखो, ये CH3CH2 है, दो कार्बन वाला है, इसमें कितने कार्बन है, दो कार्बन है, तो चार कार्बन का प्रोडक्ट बन जाएगा। CH3CH2CH2CH3 प्लस दो Na है, दो Cl, देखो दो है तो इसका मतलब दो Cl को लेके निकल जाएगा, यानी 2 मोल्स ऑफ NaCl का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो इस टाइप की ये वुड्स रिएक्शन क्या कर दी है, नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज करने का काम कर दी है। टू इंक्रीज कार्बन एटम इन हाइड्रोकार्बन। आपको मालूम है कि हाइड्रोकार्बन इसमें भी बनते थे, आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से भी हाइड्रोकार्बन बना सकते हो, लेकिन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की एक
कंडीशन है। क्या कंडीशन है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के अंदर जो कार्बन होगा उस कार्बन पे एक हाइड्रोजन आके जुड़ जाएगा, मतलब कार्बन यहाँ पे जितने थे उतने यहाँ आपके प्रोडक्ट में हाइड्रोकार्बन होंगे। लेकिन वुड्स रिएक्शन में आप इंक्रीज कर सकते हो कार्बन एटम्स को। मेन चीज ये है, आप सिर्फ रिएक्शन को याद करके बैठ जाओगे, दोनों में कंपेयर करना आना चाहिए कि अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से अगर हाइड्रोकार्बन बनाते हो या वुड्स रिएक्शन से हाइड्रोकार्बन बनाते हो तो दोनों में डिफरेंस क्या है। एग्जाम में ऐसी चीजें आती है। एक बार रिएक्शन वापस रिपीट करूं, देखो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट तो समझ में आ गया आपको। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में अगर यहाँ पे कोई एक कार्बन आपके पास में एल्केन है, एल्केन का मतलब अगर यहाँ पे मैं एग्जांपल ले लेता हूँ CH3MgBr, इसका एक एग्जांपल ले लेता हूँ, ठीक है। अगर मैं इसको ट्रीट कराऊं किसके साथ में, पानी के साथ में, जैसे देखो यहाँ पे पानी के साथ ट्रीट कराऊंगा तो आपकी रिएक्शन होगी, लेकिन यहाँ पे पानी ले नहीं सकता, ये भी एक स्पेशल कंडीशन है। तो आपको क्या मिलेगा, यहां से एक H निकलेगा, इस CH3 के साथ जुड़ जाएगा, तो आपको क्या मिलेगा, CH4 प्लस MgOH Br, ये प्रोडक्ट मिलेगा। देखो यहाँ पे कितने कार्बन का हाइड्रोकार्बन मिला, एक कार्बन का, है ना। यहाँ पे रिएक्टेंट के अंदर कितने कार्बन थे, एक ही कार्बन था। अगर आपको एक कार्बन से उसका हाइड्रोकार्बन कन्वर्ट करना है तो आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट स्पेशल टाइप का ले लो, एक कार्बन का, दो कार्बन का, चार कार्बन का, जैसा भी आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लोगे उसके अकॉर्डिंग हाइड्रोकार्बन बन जाएगा। लेकिन अगर आपको का नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज करने हो तो ऐसा हेलो एल्केन लो जिसके अंदर आपको जिस हिसाब से, अगर आपको मतलब इसके अंदर वुड्स रिएक्शन की एक ये ड्रॉबैक है कि इसके अंदर एक लोगे तो दो बनेंगे, दो लोगे तो चार बनेंगे, तीन बनाने हो तो गड़बड़ हो जाएगी। तो उसके लिए अपन थोड़े आगे की रिएक्शंस भी देखेंगे जब अपन हेलो अरेंज पढ़ेंगे। इसमें मिक्सर्स बनते हैं, खूब सारे प्रोडक्ट के मिक्सर्स बनते हैं। हाँ, इसमें हेलो एल्केन लिया, इसमें हेलो एल्केन को सोडियम के साथ में रिएक्शन कराई, तो देखो यहाँ पे जितने कार्बन थे, ये देखो दो मोल्स हैं, दो का मतलब CH3X अलग है, एक CH3X अलग है, दोनों अलग अलग हैं। अब इन दोनों को कंबाइन करके आपने एक हाइड्रोकार्बन बना दिया। इस पर्टिकुलर एक ग्रुप के अंदर एक ही तो कार्बन था, इसके अंदर तो एक ही कार्बन है, ऐसे दो अलग अलग लिए हैं, मतलब एक मॉलिक्यूल के अंदर तो एक ही कार्बन है। अब जो प्रोडक्ट बना है उसके अंदर दो कार्बन है, समझे। ये वाली रिएक्शन रिपीट करूंगा, यही तो रिएक्शन यहाँ पे कर रखी है। यहाँ पे एक कार्बन का हेलो एल्केन ले रखा था, यहाँ पे दो कार्बन का हेलो एल्केन ले रखा है, और दो कार्बन के हेलो एल्केन के दो मॉलिक्यूल ले रखे हैं। समझ रहे हो, दो मॉलिक्यूल का मतलब आप ऐसे ले सकते हो CH3 CH2 Cl। अब तो समझ में आ गया, दो मॉलिक्यूल आपने ले रखे हैं। अब दो मॉलिक्यूल लिए और दोनों से एक एक Cl निकला, Na एक लेके भाग गया, NaCl निकाल दिया, और फिर क्या होगा कि इन दोनों के बीच में यहाँ पे बॉन्ड बन जाएगा, CH3 CH2 CH2 CH3, ये देखो प्रोडक्ट बन गया। दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स हैं। जितने मॉलिक्यूल आपके रिएक्टेंट में होंगे, इस मतलब पर्टिकुलर रिएक्टेंट में जितने प्रोडक्ट आपके कार्बन एटम होंगे, प्रोडक्ट के अंदर उसके डबल हो जाएंगे। हाँ, दोनों ऐड हो गए, इसको तो मैंने खोल के बताया है। इसके आगे दो लिख दो तो भी इसी तरह से है, नहीं तो अलग अलग लिख दो इस तरह से। हाँ, उसके लिए हेलो अरेंज पढ़ेंगे अपन, इसमें मिक्सर बनते हैं प्रोडक्ट के, वो भी आगे बताऊंगा। सिर्फ हेलो एल्केन में इतना बहुत है। हेलो अरेंज जो होंगी, हेलो अरेन के अंदर क्या होगा, डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट भी मिलते हैं, अलग होगा तो भी अलग प्रोडक्ट मिलेंगे जो फिटिक रिएक्शन देती है। सिर्फ यहाँ पे वुड्स रिएक्शन पढ़नी है आपको, वो रिएक्शन आगे बताऊंगा आपको। आगे चलें। ओके, इस चलो आगे चलते हैं, अब तो ये तो हो गया। नेक्स्ट जो रिएक्शंस हैं वो है आपके हेलो अरेन्स की रिएक्शन। किसकी रिएक्शंस हैं, हेलो एरीन्स। हेलो एल्केन पूरे पढ़ लिए, अब पढ़ेंगे अपन हेलो एरीन्स। हेलो एरीन्स, हेलो एरीन्स क्या होती हैं, इस टाइप की कोई भी अरीन होगी, अरीन मतलब साइक्लिक रिंग होगी, उस साइक्लिक रिंग के ऊपर आपका इस तरह से कोई अगर ग्रुप जुड़ा हुआ हो तो उसको बोलेंगे आप हेलो अरीन। सर Na की जगह कोई और मेटल मेटल इन यूज कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते, लेकिन जो नेम रिएक्शन आ जाती है ना उसका मेटल तो फिक्स रखना चाहिए आपको, उसका आप गलत अलग कर दोगे तो आप आपका नंबर कट सकते हैं।
जैसे वुड्स रिएक्शन के अंदर सोडियम दे रखा है, सोडियम रखोगे, और बहुत हाईली रिएक्टिव मेटल्स होती है, मैग्नीशियम बहुत रिएक्टिव मेटल है, सोडियम रिएक्टिव है, आप इसकी जगह लिथियम ले सकते हो, लेकिन लिथियम की जो रिएक्टिविटी होती है वो बहुत कम होती है, लंबे टाइम के लिए वो रिएक्शन शो करता है, धीमे धीमे रिएक्शन करता है, लेकिन रिएक्टिविटी अच्छी खासी होती है, लंबे टाइम तक करता है। जो स्पेशल जो एलिमेंट दे रखा है उसको याद रखना है बस, कि यहाँ पे वुड्स रिएक्शन के अंदर सोडियम का यूज किया था तो सोडियम याद रख लो, दूसरे मेटल का यूज करोगे तो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम वाली बात है नहीं। अब हेलो अरेंज की बात करते हैं। हेलो अरेंज में भी आप कौन कौन सी रिएक्शंस पढ़ोगे? सबसे पहले देखते हैं अपन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जैसे हेलो एल्केन के अंदर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखा था SN1 SN2, वैसे के वैसे यहाँ पे भी देखेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन हेलो एरीन। सर हर ड्राई ईथर का ही यूज होगा क्या हर बार? देखो ड्राई ईथर कोई जरूरी नहीं है, आप बस नेम रिएक्शन के अंदर जो उसका सॉल्वेंट ले रखा है वो तो स्पेशल याद रखो। बाकी आप ड्राई इसलिए लेते हैं कि उसके अंदर मॉइस्चर नहीं होना चाहिए, मॉइस्चर मतलब पानी नहीं होना चाहिए, अगर पानी होगा तो उसका जो जैसे आप उसके अंदर क्या होता है, डिफरेंट टाइप के और भी प्रोडक्ट, उसके अंदर हाइड्रोजन गैस वगैरह भी नहीं रिलीज हो सकती है, इसलिए वहां पे। और दूसरा ये एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होती है, बहुत हाईली रिएक्टिव हो सकती हैं, तो उससे क्या होता है, बचने के लिए आप वहां पे जहां तक हो सके मॉइस्चर का यूज मत करो, इसलिए अपन ड्राई वर्ड यूज लेते हैं। आप पानी ले लोगे तो उसके अंदर डिफरेंट प्रोडक्ट बन जाएगा, बनने को क्या है, बनने को बन जाए, लेकिन वो प्रोडक्ट नहीं मिलेगा जो आपको चाहिए वुड्स रिएक्शन में। ओके, आप ग्रिग्नार्ड में तो पानी डाल दो आपको हेलो एल्केन मिल जाएगा, लेकिन वुड्स रिएक्शन के लिए आप सोडियम के अंदर पानी डालोगे तो आपके वो एक्सप्लोजिव होता है, आपको मालूम ही है, कहीं पे बढ़िया काम करता है, कहीं पे बढ़िया काम नहीं करता। ओके, रिएक्शन इन हेलो अरीन्स। अपन हेलो अरीन्स के अंदर क्या पढ़ेंगे? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सबसे पहले तो रिएक्शन देखने से पहले आपको ये देखना है कि इसकी क्या हिम्मत है ये रिएक्शंस देने की, क्या इसकी रिएक्शन है, इसकी हिम्मत है क्या ये रिएक्शन देने की। सबसे पहले तो आप देखोगे कि ये जो क्लोरोबेंजीन, यहाँ पे मैं यहाँ पे क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन बना देता हूँ, यहाँ पे मैंने इस तरह से ये Cl बना दिया, यहाँ पे मैंने क्या बना दिया, ये Cl बना दिया। आपको मालूम है, आप मेरे को एक बात बताओ कि ये जो Cl है ये रिंग से इलेक्ट्रॉन खींचेगा या रिंग को इलेक्ट्रॉन देगा? Cl का मेरे को नेचर बताओ, Cl की प्रॉपर्टी क्या है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग प्रॉपर्टी है या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग प्रॉपर्टी है? क्या देगा? आज आपके लिए चैलेंज है, मुझे ये आंसर दे दो कि इसका नेचर क्या है, डोनेटिंग है या मतलब गेन करने का नेचर, या दोनों है या कुछ भी नहीं है? बताओ। क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को भी देख सकते हो। Cl के पास में पहले से 7 इलेक्ट्रॉन है, तो वो लेके क्या करेगा? ऑक्टेट कंप्लीट करने की कोशिश करेगा, और क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन के लेगा। कोई ऐसा है महानुभाव जो इसका आंसर दे दे? अभी तक किसी ने नहीं दिया विद एक्सप्लेनेशन। हाँ, ऑक्टेट तो कंप्लीट है इसका, ऑक्टेट कंप्लीट है तो क्या हुआ? अगर मेरे को घर जाने के लिए 10 रुपए चाहिए यार, अगर मेरे को कहीं से 20 रुपए मिल रहे हैं तो मैं मना थोड़ी ना करूंगा कि मेरे को मत दो, मैं तो ले लूंगा। हाँ कुछ तो होगा। चलो रहने दो, रहने दो, रहने दो। इसका नेचर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग का भी होता है, इलेक्ट्रॉन गेन करने का भी होता है, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग का जो नेचर होता है, ये वाला जो नेचर होता है, ये आपका डोमिनेटिंग नेचर होता है।
मतलब अगर कहीं पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग का नेचर मतलब डोमिनेट कर जाता है सर, उसके लोन पेयर सिंगल बॉन्ड पे गिरेगा। हाँ लोन पेयर गिरेगा ना, क्यों नहीं गिरेगा, गिरेगा। देखो एक चीज ये ध्यान रखना, मैं दोनों कंडीशन बताता हूं आपको। हमेशा ये डोनेटिंग और गेन का काम करे कोई जरूरी नहीं है। इस कार्बन, क्लोरीन और बेंजीन की जब मैं बात कर रहा हूं, इसको मैं बड़ा सा ऐसा करके बता रहा हूं, आप इसी के अंदर कर लेना, मैं बताता हूं कि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अच्छी है। क्या है क्लोरीन की, क्या बोला बताओ, अभी बता दो, अभी तक तो मैंने कुछ नहीं बताया। देखो ध्यान दो, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अच्छी है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो फैक्टर होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो फैक्टर होता है, ध्यान रखना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी only works at inductive effect। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फैक्टर होता है वो सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट पे काम करता है, यानी कि सिर्फ सिग्मा बॉन्ड पे काम करता है। मतलब अगर सिग्मा बॉन्ड के अंदर जो दो इलेक्ट्रॉन है, मतलब इनके अंदर जो दो इलेक्ट्रॉन है, मतलब यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाना है, इन पे इनकी इस बॉन्ड के अंदर जो भी दोनों इलेक्ट्रॉन है, उन दोनों इलेक्ट्रॉन्स के सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को क्लोरीन अपनी तरफ खींच के रखता है इस तरह से। तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी, क्लोरीन की। ठीक है, लेकिन इस क्लोरीन के पास में आपको मालूम है लॉन पेयर भी होते हैं। क्या होते हैं, लॉन पेयर भी। अगर इस क्लोरीन के जस्ट वाल का पास वाले कार्बन पे अगर कहीं पे भी आपको कॉन्जुगेशन मिल जाए, क्या मिल जाए, कॉन्जुगेशन मिल जाए, तो ये क्लोरीन क्या करता है, अपने लॉन पेयर को डोनेट कर देता है। ये लॉन पेयर को क्या करता है, डोनेट करता है। यहाँ पे ये डोनेट कर रहा है, लेकिन यहाँ पे ये गेन कर रहा है। क्या कर रहा है, गेन कर रहा है, वाया वाया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, वाया 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 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। कोई दिक्कत, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सिर्फ आपके इंडक्टिव इफेक्ट पे काम करती है, और इंडक्टिव इफेक्ट सिर्फ आपका सिंगल बॉन्ड पे वर्क करता है। इंडक्टिव इफेक्ट सिर्फ आपका सिंगल बॉन्ड पे वर्क करता है। यहां वापस बता रहा हूं, शांति रखो। क्लोरीन है, क्लोरीन के पास में दो इलेक्ट्रोन के पास में क्या है, दो इलेक्ट्रॉन है। कब, जब इसने किसी कार्बन के साथ बॉन्डिंग कर रखी है, उस कार्बन ने आगे क्या कर रखा है उससे अपने को कोई लेना देना नहीं है। का क्लोरीन और कार्बन के बीच में जब बॉन्डिंग है तो क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, तो क्लोरीन क्या करता है, सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को, सिर्फ और सिर्फ सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ मूव करवाता है। तो क्लोरीन का यहाँ पे नेचर हो जाता है इंडक्टिव इफेक्ट में। कैसा नेचर हो जाता है, यहाँ पे आप देखोगे -I का नेचर होता है क्लोरीन का। किसका, क्लोरीन का। जो क्लोरीन इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ विड्रॉ करेगा तो इसको -I के थ्रू विड्रॉ करेगा, -I मतलब इनके इलेक्ट्रॉन्स को, सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ मूव करवाएगा। लेकिन इसके साथ साथ आपको यह भी मालूम है कि क्लोरीन के पास में तीन तीन लॉन पेयर पड़े हैं। कितने लॉन पेयर पड़े हैं आपके पास, तीन लॉन पेयर। अगर इन लॉन पेयर की नेचर को देखोगे, अगर कार्बन, क्लोरीन जिस कार्बन से अटैच है, अगर वही कार्बन अगर आपका कॉन्जुगेशन में है, किसमें है, कॉन्जुगेशन, कॉन्जुगेशन मतलब उसके पास में डबल बॉन्ड आ गया, तो ये जो क्लोरीन है ये अपने लॉन पेयर को डोनेट करता है। देखो यहाँ पे तो लॉन पेयर को डोनेट कर रहा है, यानी कि यहाँ पे जो इफेक्ट होगा वो रेजोनेंस होगा। क्या होगा, रेजोनेंस। रेजोनेंस के थ्रू क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करता है, और इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो नेचर होता है उसके थ्रू ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ विड्रॉ करता है, यानी कि गेन करता है। देखो यहाँ से सिग्मा बॉन्ड को इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, और यहाँ से रेजोनेंस की तरफ डोनेट कर रहा है। जब आपके रेजोनेंस और इंडक्टिव इफेक्ट दोनों आ जाएं तो आप क्या करोगे, डोनेटिंग वाले नेचर को डोमिनेटिंग फैक्टर की तरह यूज लोगे। किस तरह से यूज लोगे, डोमिनेटिंग फैक्टर की तरह यूज लोगे। तो इसके अंदर घूम फिर के आपको क्या लगा, क्लोरीन का मेन वर्क यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग का है कि इलेक्ट्रॉन गेन का है, विड्रॉ कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। अगर इसका फैक्टर डोमिनेटिंग है तो वो क्या है, रेजोनेंस। डोनेटिंग फैक्टर क्या है इसका, यहाँ पे रेजोनेंस। तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन थोड़े से पुश करेगा। देखना सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन बस थोड़ा सा अपनी पोजीशन को थोड़ा सा पुश करते हैं और कुछ नहीं करते, लेकिन रेजोनेंस के जो ये इलेक्ट्रॉन है ये अपना इफेक्ट पूरे कंपाउंड के अंदर शो करते हैं। तो ज्यादा पावरफुल जो आपका इफेक्ट है वो क्या है, रेजोनेंस। ओके, कोई दिक्कत इसमें, ये वाला जो नेचर है ये आपके सारे हेलोजेंस में पड़ता है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन सब में पड़ता है। ओके, सबके सब क्या करते हैं, अगर सबको अगर कहीं पे भी कॉन्जुगेशन मिल जाए तो वहां पे ये रेजोनेंस के थ्रू इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा।
अकॉर्डिंग टू लोन पेयर रिपल्सन। क्या अकॉर्डिंग टू लोन पेयर रिपल्सन? यहाँ पे रिपल्सन कहाँ कर रहा है? इसके पास में कुछ और है ही नहीं, तो रिपल्सन करेगा क्या? ये तो अकेला तो खड़ा है यहाँ पे, ये वहां लो यहाँ पे क्लोरीन अकेला तो खड़ा है, ये क्या करेगा यहाँ पे? हाँ उसका शेप चेंज हो सकता है, लेकिन उसके अंदर रिपल्सन किसके साथ करेगा? इसके पास में यहाँ पे अगर कोई दूसरे ग्रुप जुड़े हुए हो, अगर इलेक्ट्रॉनिकली रिच हो, तब तो ये रिपल्सन शो करके अपनी बॉन्डिंग को चेंज करके एडजस्ट कर सकता है। मैंने बता दिया ना कौन सा इफेक्ट शो करेगा। रेजोनेंस हमेशा आपकी डोमिनेटिंग फैक्टर शो करता है। अगर आपको इंडक्टिव और रेजोनेंस दोनों दिख रहे हैं तो उसमें रेजोनेंस होगा, वो हमेशा डोमिनेटिंग होगा। चाहे इस कंपाउंड की बात करो, चाहे किसी दूसरे कंपाउंड की बात करो, कहीं पे भी आप बात करो। लेकिन अगर इस तरह का एग्जाम्पल आ जाए, तो अगर आपको ऐसी रिंग दे दी जाए, अगर आपको ऐसी रिंग दे दी जाए और यहाँ पे क्लोरीन जोड़ दिया जाए, तो मेरे को बात बताओ इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग किस साइड में होगी? टुवर्ड्स द क्लोरीन, और मतलब ऐसे बोल सकते हो आप, क्लोरीन की साइड में अगर इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग होगी, या क्लोरीन से दूर। सही। क्लोरीन के पास में इलेक्ट्रॉन आएंगे या क्लोरीन से दूर जाएंगे? इसमें इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा डोमिनेट होगा या कुछ और? क्लोरीन गेन करेगा। वेरी गुड। ध्यान दो, यहाँ पे मैंने कॉन्जुगेशन नहीं बनाया, यहाँ पे मैंने डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं बनाए, तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे एक इंडक्टिव इफेक्ट का ही काम रहता है। यहाँ पे रेजोनेंस शो ही नहीं कर सकता। अगर यहाँ पे आप लॉन पेयर लेके भी आ गए, लॉन पेयर को आगे दोगे, आगे क्या शिफ्ट होगा? आगे शिफ्ट होने के लिए कोई लॉन पेयर या पाई बॉन्ड है ही नहीं, तो आप इन लॉन पेयर का क्या अचार डालोगे? तो इन लॉन पेयर का क्या अचार डालोगे? तो यहाँ पे आपका माइनस आई इफेक्ट डोमिनेट कर जाता। डोमिनेट क्या करेगा? माइनस आई इफेक्ट ही काम करेगा, क्योंकि रेजोनेंस तो है ही नहीं यहाँ पे। ओके। लेकिन यहाँ पे आपको कॉन्जुगेशन दिख जाए तो रेजोनेंस ज्यादा यहाँ पे डोमिनेट होता है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेट किए जाते हैं और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉ किए जाते हैं। सर आपने क्या बताया, फिर से बताना। मैं डिस्कनेक्ट हो गई थी, क्यों हुई भाई? देखो, ये आपका हेलो अरीन है। कोई भी रिंग है उसके ऊपर आपने क्या अटैच कर दिया? कोई भी आपका हेलोजन, जहां पे अपन क्लोरीन और ब्रोमीन की ज्यादातर स्टडी करते हैं, और उसमें भी अगर ज्यादा स्टडी करनी हो तो क्लोरीन की ज्यादा करते हैं, क्योंकि क्लोरीन का नेचर अच्छा होता है आपके रिजोनेंस में भी और इंडक्टिव इफेक्ट में भी। जब आप इस रिंग की बात करते हो, तो इस रिंग में दो टाइप के इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट हो रहे हैं। एक सिग्मा बॉन्ड के थ्रू इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, और एक लॉन पेयर के थ्रू इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। सिग्मा बॉन्ड का जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे डिपेंड करता है। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिस एटम की ज्यादा होगी, उस साइड में आपके इलेक्ट्रॉन का पेयर मूव कर जाएगा। क्लोरीन और कार्बन, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे क्लोरीन है, तो आपको मालूम है क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पूरी पीरियोडिक टेबल में फ्लोरीन के बाद में सबसे ज्यादा होती है। तो क्लोरीन क्या करेगा? इस सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ शिफ्ट करा देगा, यानी क्लोरीन क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा। तो यानी कि सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को जब अपनी तरफ विड्रॉ करते हैं, तो वो उस इफेक्ट को बोलते हैं माइनस आई, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर रहा है? ये अपनी तरफ शिफ्ट करवा रहा है। लेकिन इसके साथ साथ आप देखो कि इस क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव लॉन पेयर पड़ा है, और अगर उस क्लोरीन, जो कार्बन, जिस कार्बन से क्लोरीन अटैच है, अगर वो कॉन्जुगेशन में है, कॉन्जुगेशन मतलब डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, अगर वहां पे अल्टरनेटिव प्रेजेंट है, तो आप क्या देखते हो कि ये लॉन पेयर कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, तो ये पाई बॉन्ड को आगे की तरफ शिफ्ट करवा सकते हैं। तो यहाँ पे जब रेजोनेटिंग इफेक्ट अगर आपको दिखना शुरू हो जाए, तो आप क्या कहोगे कि यार रेजोनेंस के थ्रू ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, सिग्मा बॉन्ड के थ्रू, ये इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू ये इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है। तो क्या होगा कि यहाँ पे रेजोनेंस का जो फैक्टर है वो डोमिनेट कर जाएगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की जो टेंडेंसी होगी वो क्लोरीन की इंक्रीज हो जाएगी, एज कंपेयर टू इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। समझ गए यहाँ पे? लेकिन अगर यहां से एग्जाम्पल ये ले लू मैं, यहाँ पे मैंने कॉन्जुगेशन को हटा दिया, तो आपको क्या लगेगा कि यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन तो अपनी तरफ खींचेगा ही खींचेगा, सीधी बात है, खींचेगा ही खींचेगा, अपनी तरफ शिफ्ट करवाएगा इलेक्ट्रॉन्स को। लेकिन ये लॉन पेयर ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि आपके पास में कॉन्जुगेशन में कुछ नहीं है। अगर कॉन्जुगेशन में कुछ होता, अगर मैं डबल बॉन्ड यहाँ बना देता, तो भी आपका नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट ही आपका डोमिनेट करता, क्योंकि कॉन्जुगेशन का मतलब जिस कार्बन से क्लोरीन अटैच है उसी पे डबल बॉन्ड होना चाहिए। यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट डोमिनेट होगा। यहाँ पे अगर देखें, अगर तो सिग्मा बॉन्ड
यहाँ पे क्लोरीन बना दूं तो यहाँ पे आपका प्लस आर मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है रेजोनेंस के थ्रू, तो यहाँ पे प्लस आर इफेक्ट ज्यादा आपकी डोमिनेटिंग होगा, यहाँ पे माइनस आई होगा, क्योंकि देखो यहाँ पे इस कार्बन पे डबल बॉन्ड होता तो बात बन जाती, लेकिन नेक्स्ट कार्बन पे है तो अपने को क्या फर्क पड़ेगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। सारी चीजें क्लियर हो गई। एक पाई बॉन्ड हो चाहे दो पाई बॉन्ड हो उससे कुछ नहीं होता, एक भी अगर कॉन्जुगेशन में मिल जाएगा तो वहां पे रेजोनेंस डोमिनेट कर जाएगा, अगर तीन तीन हो तो और भी बढ़िया, 50-60 हो तो और ही बढ़िया। ओके, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? नेटवर्क इशू हो गया क्या? नेटवर्क कट रहा है क्या? ओके, आगे चलें। नहीं, नेक्स्ट कार्बन पे डबल बॉन्ड हो ये वाला, ये बता दिया ना, अगर नेक्स्ट कार्बन पे डबल बॉन्ड होगा तो ये लोन पेयर अपने देखो यहां से यहां तरफ शिफ्ट तो करवा देगा, लेकिन आगे यहां से यहां पे कौन सा पाई बॉन्ड शिफ्ट होने के लिए पड़ा है, यहाँ पे कोई पाई बॉन्ड है ही नहीं, तो ये वाला तो यहाँ पे रेजोनेंस तो शो करेगा ही नहीं, अगर अगले कार्बन पे पाई बॉन्ड है तो वो कोई काम का नहीं है ना। अपने घर के अंदर अगर पैसे पड़े हैं तो अपने हैं, अपन कुछ भी काम ले लेंगे, लेकिन पड़ोसी के घर में पैसे पड़े हैं वो अपने किस काम के, अपने पास में होने चाहिए, दूर हुए हुए कोई काम के नहीं है, समझे? आपका दिमाग चलेगा, आपकी पढ़ाई होगी, आपको अगर कोई टॉपिक समझ में आएगा तो वो आपको नंबर दिलाएगा, आपको आगे कोई एग्जाम क्रैक करवाएगा। दूसरा, आपका पड़ोसी अच्छे से पढ़ रहा है, अगर उसके पास में बहुत ज्यादा नॉलेज है तो वो आपके किसी काम का नहीं है ना। बस केमिस्ट्री में पूरी सोशल लाइफ समझा दूंगा आपको। ओके, अब अपन देखते हैं इस हेलो एल्केन का रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर, इस हेलो एल्केन का रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर सभी ड्रॉ करेंगे, करो। ये वाला हेलो एल्केन है, ये लो ऐसे बना दिया मैंने, इस हेलो एल्केन का आप रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे। आपको मैंने बता दिया कि इस तरह से जब भी रिजोनेंस करते हैं तो डबल हेडेड एरो बनाते हैं, और आपका ये एक लॉन पेयर इधर की तरफ शिफ्ट होगा और यहां से एक पाई बॉन्ड आगे की तरफ शिफ्ट होगा। रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करनी आती है, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे इस तरह से इस क्लोरीन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, समझ में आया? तो सर एसएस पढ़ाओ, हाँ आर्ट्स ले लो, एसएस पढ़ा देंगे, बहुत अच्छे से आती है एसएस, खूब पढ़ी है, सिविल का एग्जाम तैयारी की थी तब, सारे अकबर बाबर सबको जानता हूँ। चलो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करो। आपको लग रहा होगा कि क्लोरीन पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, इस पे पॉजिटिव चार्ज कहाँ से आ गया, लेकिन ध्यान दो इसने अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए हैं, डोनेट करते हैं तो पॉजिटिव चार्ज आता है, और डोनेट किए हैं तो यहाँ पे डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन किया है, आगे ये नेगेटिव चार्ज यहाँ डीलोकेलाइज होगा, ये नेगेटिव पाई बॉन्ड आगे की तरफ शिफ्ट होगा। बताओ, ये नेगेटिव, यहाँ पे पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन, यहाँ पाई बॉन्ड है ही, यहाँ पे क्लोरीन पॉजिटिव, ये यहाँ की तरफ शिफ्ट, ये यहाँ की तरफ नेगेटिव, कोई दिक्कत? सबसे बड़ी तो दिक्कत यही है कि रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करने में जोर आता है ना, और ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे, ये पाई बॉन्ड वापस ऊपर, है ना। रेजोनेंस का क्या करूं, मुझे ये तो समझ भी नहीं आती। रेजोनेंस में क्या होता है कि आपका जो लॉन पेयर और पाई बॉन्ड है अगर वो कॉन्जुगेशन में है तो वो डीलोकेलाइज होते हैं, उनके डीलोकेलाइज होने की डायरेक्शन अपने को पता लगानी, बस और कुछ नहीं है कि उसकी डायरेक्शन क्या होगी। इलेक्ट्रॉन आगे की तरफ शिफ्ट होगा, जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा है तो आगे की तरफ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करवाएगा। अगर मेरी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो मैं क्या करूंगा, इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करने की कोशिश करूंगा वाया लॉन पेयर और पाई बॉन्ड।
हाँ सर, मेटा पे इलेक्ट्रॉन नहीं जाता ना? हाँ नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। मेटा पे कैसे जाएगा? आप सिस्टमेटिक चलो, सिस्टमेटिक चलोगे तो आपके सामने सारी स्ट्रक्चर ड्रॉ हो जाएगी। आपको पता पड़ जाएगा कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जहां कहाँ पे ज्यादा बढ़ रही है। मेटा का भी मैं आपको एग्जांपल बताऊंगा कि मेटा के ऊपर कोई रिएक्शंस बहुत अच्छी नहीं होती। ओके, ये नेगेटिव चार्ज आगे डिलोकेलाइज हो जाएगा तो आपको क्या मिलेगा? ये इस तरह से पाई बॉन्ड, ये ऐसे, ये वापस यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, और यहाँ पे न्यूट्रल हो जाएगा। पहले पॉजिटिव जो बना हुआ था अब वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? न्यूट्रल में। तो आपने जब इस क्लोरोबेंजीन की आपने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ की तो आपने एक चीज गौर से देखी होगी कि जब भी इस क्लोरीन का प्लस आर इफेक्ट, या इसको प्लस एम इफेक्ट भी बोल सकते हैं, वैसे प्लस आर इफेक्ट बोलना अच्छी बात है। किसका प्लस आर इफेक्ट है? क्लोरीन का। किसका? क्लोरीन का। प्लस आर का मतलब, आर का मतलब रेजोनेंस, प्लस का मतलब डोनेट करना, माइनस का मतलब विड्रॉ करना। कहीं पे भी प्लस का साइन आ जाए किसी इफेक्ट पे तो मतलब वो दानवीर है, और अगर माइनस का साइन आ जाए मतलब वो क्या है? कुछ भी मान लो आप, लेने वाला है, विड्रॉ करने वाला है। ओके, पाई की पोजीशन तो चेंज होगी। हाँ पाई की पोजीशन देखो, इस वाले क्लोरोबेंजीन और इस वाले क्लोरोबेंजीन में आप एक ही चीज नोटिस कर रहे हो कि जहां पे सिंगल बॉन्ड था वहां पे पाई बॉन्ड आ गया, और जहां पे पाई बॉन्ड था वो सिंगल बॉन्ड में रह गया। इतना ही तो फर्क आ रहा है। लेकिन इन दोनों स्ट्रक्चर्स को आप डिफरेंट मत मानना, ये दोनों एक ही है। क्योंकि घूम फिर के इन तीनों स्ट्रक्चर्स को इस तरह से लिखा 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 जाता है। इनको किस तरह से लिखा जाता है? इस तरह से। यहाँ पे आपके पास में क्लोरीन है, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इस तरह से बना देते हैं, और इसके ऊपर नेगेटिव साइन का ऐसे सिंबल लगा देते हैं। यानी कि जो नेगेटिव चार्ज है वो इस रिंग के अंदर घूमता रहता है, नेगेटिव चार्ज इस रिंग के अंदर घूमता रहता है। थोड़े टाइम के लिए क्लोरीन पे आता है, फिर वापस घूमना शुरू हो जाता है। समझ गए? यानी कि इस रिंग के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। अगर इसमें कंपेयर करने का पूछूं कि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, हाँ साहब सबको मालूम है ज्यादा होती है। कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है। ऐसे बड़े तो, क्या बड़े? ऐसे बड़े तो क्या, पता नहीं क्या बोल रहा है। अगर आप देखोगे कि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, सबको मालूम है ज्यादा होती है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किस साइड में शिफ्ट होनी चाहिए? कि क्लोरीन की तरफ होनी चाहिए। लेकिन वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सिग्मा बॉन्ड की अपनी तरफ खींच लेगा ना। लेकिन अगर आप देखो कि क्लोरीन के पास में कॉन्जुगेशन है तो क्लोरीन डोनेट करने की टेंडेंसी भी रखता है। मतलब जो पैसे अपनी तरफ खींच रहा है तो वो कुछ ना कुछ डोनेट भी करने की टेंडेंसी रखता है। तो ये यहाँ पे डोनेट करने का डोमिनेटिंग फैक्टर यहाँ पे शो करता है। तो आप देखोगे कि ये डोनेट ज्यादा कर रहा है वाया प्लस आर इफेक्ट। प्लस आर इफेक्ट की तरफ जब ये डोनेट करता है तो रिंग के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाती है, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पूरी रिंग में हर कार्बन पे एक जैसी नहीं होती। आप देखोगे कि ये जो ऑर्थो पोजीशन है, पैरा पोजीशन है, वापस ऑर्थो पोजीशन है, इन पोजीशन पे यानी कि ऑर्थो पोजीशन और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा आती है। मेटा पे तो कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ता। हाँ रेजोनेंस भले अपोजिट साइड से आप जरूरी है क्या? लगा ही तो मैंने नहीं। तो आप क्या देखोगे यहाँ पे कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपके ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे ज्यादा से ज्यादा हो रही है। यानी कि जब भी अपन इस तरह से हेलो एरिन की जब भी बात करेंगे तो हेलो एरिन के ऊपर जब भी कोई पॉजिटिव चार्ज वाली कोई भी स्पीसी आएगी, यानी कि इलेक्ट्रोफाइल जो भी आएगा, वो इलेक्ट्रोफाइल या तो ऑर्थो पे अटैक करेगा या पैरा पे अटैक करेगा या ऑर्थो पे अटैक करेगा, कहीं पे भी अटैक कर सकता है। आप कह रहे हो कि सर मैं इस साइड में अगर मूव करवाऊं क्या? हाँ करवा दो भले, कोई बात नहीं। आपका जो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा वो थोड़ा उल्टी साइड से बन जाएगा, एरो सारे के सारे उल्टे चले जाएंगे। ये समझ गए आप रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर उल्टी वाली ड्रॉ कर लो, कौन मना करता है? लो उल्टी वाली ड्रॉ कर लेते हैं अपन। क्लोरीन, जब उल्टी वाली ड्रॉ करोगे तो आपकी कॉन्जुगेशन में डबल बॉन्ड इधर की तरफ होना चाहिए। यहाँ पे लॉन पेयर है, ये लॉन पेयर इधर की तरफ, ये इधर की तरफ। कोई दिक्कत? ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ क्लोरीन, यहाँ प्लस, यहाँ पे ये नेगेटिव यहाँ पे, ये इधर। कोई दिक्कत? ये नेगेटिव, ये डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, क्लोरीन प्लस। कहीं से भी करो, देखो रेजोनेंस तो दोनों साइड में होता है।
ऐसा नहीं है एक ही साइड में होगा, बस पॉसिबिलिटी आपको ढूंढनी आनी चाहिए। ये इधर, ये इधर, ये नेगेटिव, ये डबल बॉन्ड, क्लोरीन पॉजिटिव। आगे क्या होगा? ये इधर, ये वापस ऊपर, ये डबल बॉन्ड, ये वापस क्लोरीन। बस। अब की बार ऐसा यहां बन गया, ऐसा यहां से अपन स्टार्ट किया था। सब ऊपर वाले स्ट्रक्चर पे ऑपोजिट रेजोनेंस कराएं तो ऊपर वाले भी तो कराया है। आप कह रहे हो कि इसको ये यहाँ से यहाँ तोड़े, यहाँ से क्या तोड़ने के लिए कुछ है ही नहीं, तो अपन को थोड़ा स्ट्रक्चर के अंदर पाई बॉन्ड की डीलोकलाइजेशन को थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। ये इस तरह से अपने को रिएक्शन रिएक्टेंट लेके अपने को कन्वर्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे पाई बॉन्ड तोड़ने के लिए कुछ है ही नहीं ना, तो पाई बॉन्ड को इधर की तरफ लाके आप ऐसे उल्टा घुमा लो। ओके, कोई दिक्कत? सी स्ट्रक्चर एक बार बताना। सी स्ट्रक्चर, कौन सी सी स्ट्रक्चर? ये सर स्ट्रक्चर एक बार बताना, कौन सी स्ट्रक्चर? बता दी ना, कौन सी स्ट्रक्चर? इसी इसी को इस तरह से लिखा है, ये जो फ्रंट साइड में आपके आपके मूवमेंट हो रहा था इलेक्ट्रॉन का, मैंने उसको बैक साइड से कर दिया और कुछ नहीं किया। कोई दिक्कत? ओके, अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी हो जाएगी, अभी हो जाएगी। चलो आपके लिए एक क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन है? विच, क्वेश्चन दे दूं आपको? अब आने वाली है, हाँ अब आने वाली है, आने वाली है, देखो। क्वेश्चन दे दूं? क्वेश्चन दे देते हैं आपको। देखो, क्वेश्चन ये है कि आपके पास में यहाँ पे 6 मेंबर्ड हेलो एल्केन है, ठीक है, और यहाँ पे आपके 6 कार्बन का ही कोई, ये छोड़ो यहाँ पे लिख देते हैं कितने हो गए, 1 2 3 4 5 CH2Cl है, ठीक है। SN1 रिएक्शन, SN1 रिएक्शन। क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग SN1 reaction, which one of the following reaction, following SN1 reaction goes, नहीं ऐसे नहीं, which one of the following reaction goes easily SN1, कौन सी रिएक्शन SN1 इजीली मूव कर जाएगी? फर्स्ट वाली, साइक्लिक वाली। कौन सी रिएक्शन SN1 इजीली जाएगी? बुक के अंदर सब कुछ दिया हुआ है और मैंने सब कुछ पढ़ाया है, दिमाग है तो मेरे को आप एक्सप्लेनेशन भी दीजिए। एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आते हैं। कौन सी SN1 रिएक्शन इजीली प्रोसीड करेगा, हेलो अरीन या हेलो एल्कीन? रिएक्शन के बाद क्या लिखा है? गोज इजीली SN1। बी वाली बल्कि है, अब बल्कि का क्या लेना देना है? बी वाली बल्कि है तो
बल्कि है तो क्या हुआ, बल्कि का तो कोई लफड़ा ही नहीं है। SN1 के अंदर तो कार्बोकेटायन बनता है। SN1 के अंदर तो कार्बोकेटायन बनता है, ये तो मालूम है ना आपको। कार्बोकेटायन बनता है ना, मैं तो सिर्फ कार्बोकेटायन की बात कर रहा हूं। आप दोनों के अंदर कार्बोकेटायन बनाओ, कौन सा कार्बोकेटायन आपको स्टेबल लगता है, जो कार्बोकेटायन आपको स्टेबल लगेगा वो रिएक्शन प्रोसीड कर जाएगी। वेरी गुड प्रिंस, वेरी गुड। ध्यान देना, जब भी मैं कार्बोकेटायन की फॉर्मेशन की बात करता हूं तो वो कार्बोकेटायन स्टेबल होना चाहिए, पहली बात। जब भी मैं इस SN1 रिएक्शन की बात करूंगा तो यहां से ये निकलेगा, यहाँ पे कार्बोकेटायन बनेगा, बनेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस कार्बोकेटायन को आप हाइड्राइड शिफ्ट करके कार्बोकेटायन को यहाँ पे ला सकते हो, ये कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल होगा। लेकिन मेरे को एक बात बताओ, मैं इसका कार्बोकेटायन बनाऊंगा इस रिंग के ऊपर, यहाँ पे अगर कार्बोकेटायन बनाऊंगा इस कार्बन के ऊपर, तो क्या ये कार्बोकेटायन रिंग के ऊपर स्टेबल रहेगा? अगर स्टेबल ही नहीं रहेगा, दूसरी बात ये कि इसके अंदर कार्बोकेटायन ही नहीं बनेगा। पहली बात, इसके अंदर कार्बोकेटायन ही नहीं बनेगा। हाँ, क्योंकि आपको थोड़ी देर पहले बताया है कि इसके ऊपर कार्बोकेटायन नहीं बनता है, यहाँ पे डबल बॉन्ड नेचर आता है और इन रिंग के ऊपर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज आ ही नहीं सकता। रिंग तो खुद इलेक्ट्रॉन ठूस ठूस के लेके बैठी है, तो पॉजिटिव चार्ज आएगा कहाँ पे? अगर पॉजिटिव चार्ज ही नहीं आएगा तो वो SN1 रिएक्शन देगा कहां से? वो तो सिर्फ हेलो एल्केन्स देते हैं SN1 रिएक्शन इजीली। डबल बॉन्ड टूटेगा ही नहीं, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे जो बनेगा ये डबल बॉन्ड ही नहीं टूटेगा। आप तो सिंगल बॉन्ड को इजीली तोड़ सकते हो, उल्टा यहाँ पे तो डबल बॉन्ड बन जाएंगे, दो दो बॉन्ड बन जाएंगे। उन डबल बॉन्ड को तोड़ोगे कैसे? उन डबल बॉन्ड्स को ब्रेक कैसे करोगे? अगर ब्रेक ही नहीं होंगे तो कार्बोकेटायन कहां से बनेगा? कार्बोकेटायन ही नहीं बनेगा तो SN1 रिएक्शन ही नहीं होगी। हाँ, एराइल हैलाइड आर लेस रिएक्टिव देन एलिफेटिक हेलो एल्केन। आप ऐसे बोल सकते हो, एरोमेटिक haloalkane are less reactive than aliphatic haloalkane। अगर आप किसी रिंग वाले किसी हेलोएल्केन की बात करो या ऐसे बात करो हेलोएल्केन, तो इसकी रिएक्टिविटी कम होती है, किसकी कंपेयर में? इसके कंपेयर में। ये रिएक्टिविटी का ऑर्डर है, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स SN1। SN1, सिर्फ SN1 की बात हो रही है, ठीक है? यहाँ पे सिर्फ SN1 की बात हो रही है। ओके, थोड़ी फिर से आंसर आया था पर आ गया। हाँ, वेरी गुड। हाँ, क्या हुआ? ये सब क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? कुछ नहीं बोल रहे हैं। कोई दिक्कत? आपको देखो, केमिस्ट्री में कोई एक टॉपिक को लेके रट के बैठ जाओ कि ये ऐसा होता है, चार रिएक्शन रट ली, उसको ऐसे नहीं चलता है। आप जो भी, जैसे भी मैं पहले के चैप्टर पढ़ाता रहूंगा, नेक्स्ट चैप्टर जब भी आते रहेंगे वो सारी चीजें वहां पे इंटरलिंक करनी आनी चाहिए। हर चीज इंटरलिंक करते रहोगे, केमिस्ट्री आपकी उंगलियों पे हो जाएगी। आप किसी भी कंपाउंड के शकल देख के बता दोगे कि इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये किस टाइप की रिएक्शन शो करेगा, यहाँ पे बॉन्डिंग किस साइड से होगी, सब कुछ बिल्कुल सिंपल हो जाएगा। लेकिन इसके लिए नेसेसरी कंडीशन ये है कि आप सारे के सारे टॉपिक रिवाइज करते रहो, सबको इंटरलिंक करने की कोशिश करो साथ साथ। ऐसा नहीं है कि खिचड़ी कर दो आप। अब सर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन की ज्यादा होती है दिमाग के अंदर, आपने बस फिक्स कर लिया। अब फिक्स कर लिया तो आपके क्वेश्चन गलत हो जाएंगे। यानी कि एक ही एलिमेंट के नेचर डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं, उसका सराउंडिंग एनवायरनमेंट कैसा है उसके अकॉर्डिंग वो अपने नेचर को चेंज कर सकता है और करता भी है। केमिस्ट्री इसी कारण तो ज्यादा समझ में बच्चों को टेंशन हो जाती है कि यार क्या है, कभी तो कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन खींचता है और वापस दे देता है, यहाँ पे दे रहा है ना? छोटी क्लासों में जब आप 9 10 में पढ़ते थे तो मैं जब पढ़ाता था तो आपको एक चीज जरूर कहता था, मैं आपको भाई गलत पढ़ा रहा हूँ और मैं गलत पढ़ाऊंगा, मेरी मजबूरी है। क्योंकि उस टाइम आपके साथ सामने इतने ये कॉन्सेप्ट खोलने की मेरी वो होती नहीं थी, कि इतना जरूरी भी नहीं होता था 9 10 में। लेकिन जैसे जैसे आप 11 12 से आगे जाते रहोगे, जब भी और कोई एग्जाम की तैयारी करोगे तो ये रूल भी आगे ब्रेक होंगे।
ये रूल मैं यहाँ पे भी ब्रेक कर सकता हूँ, लेकिन आपके कोर्स में है नहीं, तो मैं आपको ज्यादा कंफ्यूज नहीं करना चाहता। ओके, प्लीज रिपीट। सभी कह रहे हैं रिपीट। रिपीट ये है कि जब हेलो एरीन्स की बात करते हैं कि SN1 रिएक्शन देता है, मैं देखो हर एक पॉइंट पे आप ध्यान रखा करो, मैं हेलो एरीन की SN1 रिएक्शन पूछ रहा हूँ, हेलो एल्केन की SN1 रिएक्शन पूछ रहा हूँ। तो SN1 रिएक्शन जैसे ही सामने आए दिमाग में, तो हमेशा आ जाना चाहिए कि इसके अंदर तो कार्बोकेटायन बनता है, और कार्बोकेटायन भी कैसा बनना चाहिए कि भाई साहब स्टेबल बनना चाहिए। कैसा बनना चाहिए? स्टेबल बनना चाहिए। और स्टेबल कैसे बनेगा? ये कार्बोकेटायन बनेगा, ये कार्बोकेटायन अपने आप को स्टेबल करने के लिए इधर की तरफ शिफ्टिंग करेगा, हाइड्राइड शिफ्टिंग करता है, वो सारा सब कुछ आपको सिखा चुका हूँ। क्यों झूठ बोल रहे हो? मैंने क्या बोला झूठ? अब वो क्लासों में इसलिए बोलना पड़ता है कि वहां पे इतने कंसेप्ट बताना उन सही नहीं समझते, क्योंकि वहां पे आपके इस लेवल पे होते नहीं है। जितना आपके जिस लेवल के क्वेश्चंस हैं उस हिसाब से आपको बताने पड़ते हैं। अगर मैं यहाँ पे आपको नेट लेवल की या गेट लेवल की बतानी शुरू कर दूं, तो आपके धुएं निकलने शुरू हो जाएंगे। हाँ, फिजिक्स अच्छी ज्यादा लगती है तो थोड़ा केमिस्ट्री पे ध्यान दे दो, नंबर कम आ जाएंगे। मुझे कोई मतलब नहीं है इस चीज पे। पढ़नी तो पड़ेगी आपको, अगर साइंस ली है तो पढ़नी पड़ेगी। इंटरेस्ट क्रिएट खुद को करना पड़ता है। सब्जेक्ट नहीं कहता है कि भाई मैं इंटरेस्ट हूं, मेरे को लो। आपको खुद को क्रिएट करना पड़ेगा इंटरेस्ट। हेलो एरियंस के अंदर आपने कॉन्जुगेशन, मैंने कॉन्जुगेशन इसीलिए बताया था कि कॉन्जुगेशन का इफेक्ट आपकी रिएक्शन मैकेनिज्म पर पड़ता है, कि क्या ये इस टाइप की रिएक्शन देगा कि नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? कि रेजोनेंस में आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करके देख ली थी कि भाई साहब इस बॉन्ड को ब्रेक करना है, यहाँ पे कार्बोकेटायन बनाना है, जबकि आपने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में देखा था कि रिंग के ऊपर तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उल्टा नेगेटिव चार्ज ज्यादा डिलोकलाइज होता है, पॉजिटिव चार्ज तो आ ही नहीं सकता। तो पॉजिटिव चार्ज ही नहीं आ सकता, कार्बोकेटायन ही नहीं बन सकता, तो क्या ये SN1 रिएक्शन देगा? नहीं देगा। लेकिन आपने एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन देखे थे जहां पे कॉन्जुगेशन में कुछ नहीं था। तो कॉन्जुगेशन में कुछ नहीं था, तो जब भी आप यहाँ से क्लोरीन को रिप्लेस करोगे कार्बोकेटायन बनाओगे, कार्बोकेटायन यहाँ से शिफ्ट करके यहाँ पे आ जाएगा, वो बात आपने देख रखी है। तो यहाँ पे SN1 रिएक्शन इजीली देगा, क्योंकि यहाँ पे कार्बोकेटायन स्टेबल बनाता है। तो आप यहाँ पे क्या बोलोगे कि एरोमेटिक हेलो एल्केन, एरोमेटिक का मतलब जो साइक्लिक कंपाउंड होते हैं कार्बोकेटायन, ये हेलो एल्केन के। अरे एक्सेप्शन कहाँ है इसमें? कोई एक्सेप्शन नहीं है, सब रूल के अकॉर्डिंग है। सभी चीजें रूल को फॉलो करती है। कुछ एक चीजें जो लर्न करने वाली होगी वो मैं आपको खुद ही बता दूंगा, सब रूल को फॉलो करते हैं, मैंने एक ही टॉपिक आपको समझाया है। तो यहाँ पे कार्बोकेटायन बनता है, स्टेबल बनता है, तो भाई साहब हाँ ये SN1 रिएक्शन इजीली प्रोवाइड करेगा आपको। तो ये एरोमेटिक हाइड्रोएल्केन्स होते हैं, ये लेस रिएक्टिव होते हैं, किसके लिए? SN1 रिएक्शन के लिए। ध्यान रखना मैं यहाँ पे SN1 बोल रहा हूँ, तो SN1 आपके दिमाग में होना चाहिए। ऐसे नहीं कि खिचड़ी जो भी मन में आए उसका आंसर दे दो, ऐसा नहीं होता। ओके, आगे चलें, नेक्स्ट करें। सर 11th में थी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। हाँ 11th में सब कुछ था, पढ़ने वाले होने चाहिए। पढ़ोगे तो सब कुछ इजीली हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत क्या? नेक्स्ट चलें अपन। एक क्वेश्चन दूं आपको, रिप्लेसमेंट ऑफ हेलो, कहाँ गया डस्टर, हटा दूं? हाँ, अच्छा था फर्स्ट चैप्टर, तो क्या उसकी अचार डालोगे? खा लो उसको। आपके सामने एक रिएक्शन है। क्या है रिएक्शन? कि अगर यहाँ पे क्लोरीन है, क्या है? क्लोरीन है, हेलो एल्केन है, और मेरे को इसको इसमें कन्वर्ट करना है। इसमें कन्वर्ट करना है, इसमें कन्वर्ट करना है, किसमें कन्वर्ट करना है? इसमें कन्वर्ट करना है। यहाँ पे मैं रिएक्शन रिएजेंट लिख रहा हूँ NaOH, और आपके टेम्परेचर होता है बहुत ज्यादा होता है, यहाँ पे हाई टेम्परेचर होता है। हाई टेम्परेचर की प्रेजेंस में, क्योंकि यहाँ पे इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। यहाँ पे टेम्परेचर लिखा हुआ होगा, 600 के आसपास टेम्परेचर होता है। कितना? 623 केल्विन और 300 ATM का। ये याद रख लेना वैसे तो, बाकी याद नहीं भी रखो तो आप ऐसे लिख सकते हो, हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर।
ये जो रिएक्शन होती है, ये रिएक्शन कौन सी मैकेनिज्म को फॉलो करती है? पहली बात तो थोड़ी देर पहले मैंने बताया है कि इस बॉन्ड को ब्रेक करके यहाँ पे कुछ लगा नहीं सकते थ्रू SN1 रिएक्शन। SN1 रिएक्शन के तो थ्रू ये रिएक्शन प्रोसीड नहीं होगी, नहीं होगी, आपको पता है। जब SN1 रिएक्शन नहीं होगी तो इसका मतलब इसके ऊपर कोई कार्बोकेटायन तो बनेगा नहीं। एलिमिनेशन रिएक्शन कहां से हो जाएगी? यहाँ पे रिएक्शन होगी आपकी SN2। अब SN2 रिएक्शन कैसे होती है? SN2 रिएक्शन होती कैसे? SN2 रिएक्शन होती कैसे बताओ? SN2 रिएक्शन होती कैसे है? SN2 रिएक्शन के लिए मैंने प्राइमरी कंडीशंस क्या बताई थी आपको, बताओ? SN2 रिएक्शन में सबसे पहली बात यह है कि जो न्यूक्लियोफाइल, जो अटैकिंग स्पीसीज है, वो बैक साइड से अटैक करता है। बैक साइड अटैक होता है ना, इसके अंदर सिर्फ आपका इन्वर्जन प्रोडक्ट बनता है। क्या बनता है? इन्वर्जन प्रोडक्ट। हाइपर कॉन्जुगेशन लो होना चाहिए। क्या हाइपर कॉन्जुगेशन लो? हाइपर कॉन्जुगेशन का कोई लेना देना नहीं होता, बस आपको ये है कि हाँ, हाइपर कॉन्जुगेशन अगर आप किसी में कंपेयर कर रहे हो तो हाइपर कॉन्जुगेशन ले लो, बस उसके अंदर आपको ये मालूम है कि बैक साइड अटैक होता है। बैक साइड अटैक होता है तो आप देखोगे, क्या देखोगे कि जब भी मैं, आप न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हो, मतलब आप किसी नेगेटिव चार्ज को रिप्लेस कर रहे हो नेगेटिव चार्ज से, मतलब आप क्लोरीन को रिप्लेस कर रहे हो OH से। यही तो कर रहे हो, हमेशा पहले भी तो यही करते थे। इन्वर्जन प्रोडक्ट बनता है, नॉन पोलर की प्रेजेंस में होता है, लेकिन यहाँ पे आपको एसिडिक कंडीशन और यहाँ पे आपको एक न्यूक्लियोफाइल लेना पड़ता है, और न्यूक्लियोफाइल थोड़ा स्ट्रॉन्ग नेचर का होता है। यहाँ पे थोड़ी एसिडिक कंडीशन लेनी पड़ती है, लेकिन इस रिएक्शन को SN2 रिएक्शन बोलते नहीं है। ये भी ध्यान रखना, SN2 रिएक्शन को फॉलो करता है, लेकिन इस रिएक्शन को SN2 रिएक्शन अपन, कंप्लीट SN2 रिएक्शन इसको अपन नहीं बोलेंगे। SN2 टाइप की रिएक्शन होती है, ठीक है। क्या होता है, यहाँ पे आपके पास में क्लोरीन है, क्या है? क्लोरीन है, क्लोरीन है, और यहाँ पे कोई भी न्यूक्लियोफाइल आया है, ये न्यूक्लियोफाइल अटैकिंग स्पीसी है। न्यूक्लियोफाइल क्या करता है, आपके उस कार्बन पे अटैक करता है जहां से आपको किसी दूसरे जो आपके नेगेटिव चार्ज वाला जो भी आपका ग्रुप है उसको रिप्लेस करना हो। हाँ वही है, बेस की प्रेजेंस होती है, लेकिन देखो यहाँ पे ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है। यहाँ पे आप NaOH ले रहे हो तो NaOH का जो OH माइनस है, ये आपका न्यूक्लियोफाइल है। क्या ये? न्यूक्लियोफाइल है, ये OH बेस नहीं है। NaOH को आप बेस बोलते हो, लेकिन इस रिएक्शन के अंदर जो OH पार्टिसिपेट कर रहा है, ये एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक अटैक कर रहा है, इसलिए इसको न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं। ये अगर कहीं से H प्लस को एब्स्ट्रैक्ट करता तो इसको मैं बेस बोलता, लेकिन इसको मैं अभी क्या बोलूंगा? न्यूक्लियोफाइल। मैंने आपको अच्छे से बता दिया है, पहले बता चुका हूं मैं आपको, न्यूक्लियोफाइल और बेस के अंदर डिफरेंस बता चुका हूं। एक ही कंपाउंड है जो आपके डिफरेंट डिफरेंट टाइप के नेचर शो कर सकता है। ये बेस की तरह बिहेव करता है, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है। जब इस रिएक्शन की बात कर रहा हूं तो ये यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है, क्योंकि ये एक अटैकिंग स्पीसीज है। मैंने कल परसों बताया था आपको, बताया था ना। तो आपने देखा होगा कि यहाँ पे इस क्लोरीन के ऊपर, क्लोरीन के पास में ऐसे आके OH जुड़ जाता है। OH जुड़ जाता है तो इस कार्बन के ऊपर आप देखो, इस कार्बन के ऊपर इस तरह से बना था, इसको बनाना मत अभी, ठीक है। आप बताओ, इस कार्बन के ऊपर, इस कार्बन के ऊपर यहाँ पे ये वाला जो कार्बन है, इस कार्बन के ऊपर कितने बॉन्ड बन गए? 5 बॉन्ड बन गए। तो वही बात है कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करेगा, यहाँ से ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करेगा। तो इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करेगा तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करेगा तो क्या होगा? यहाँ पे नेगेटिव चार्ज। वही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करो। रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर, आप यहाँ पे क्लोरीन पे पॉजिटिव नहीं आ रहा है, क्योंकि क्लोरीन का कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। यहाँ पे तो उल्टा OH ने इलेक्ट्रॉन दिए हैं, OH ने उल्टे इलेक्ट्रॉन दिए हैं, तो OH हो गया न्यूट्रल। और इस कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो रही है, तो ये इलेक्ट्रॉन आगे की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। तो इसकी रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ कर लो आप। ये रिएक्शन बहुत हाई टेम्परेचर प्रेशर पे होती है, क्योंकि इस बॉन्ड को ब्रेक करना इतना आसान नहीं होता, इसलिए यहाँ पे ये कंडीशंस ली जाती है, ठीक है ना। तो आप क्या देखते हो, आप क्या देखते हो, यहाँ पे आपका ये नेगेटिव चार्ज यहाँ आता है, वही सेम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करो, वापस करो। मुझे मालूम है कोई नहीं करेगा, लेकिन आप अपने पेन का अच्छे से इस्तेमाल करना शुरू कर दें, नहीं तो एग्जाम के अंदर कुछ नहीं होगा। ये नेगेटिव चार्ज आगे की तरफ, ये इधर की तरफ, ये नेगेटिव चार्ज, ये OH, ये इस तरह से, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे, अब ये क्लोरीन यहाँ से बाहर निकल जाएगा। अब ये क्लोरीन यहाँ से
बाहर निकल जाएगा, ये यहाँ पे, और यहाँ पे सिर्फ ओ एच बच जाएगा, यहाँ पे सिर्फ ओ एच बच जाएगा। NaCl क्या? हाँ, NaCl का क्या चार डालना है, इसके अंदर NaOH के अंदर जो Na प्लस है, ये जो Cl यहाँ से निकल रहा है तो साथ में NaCl बन जाएगा। अरे NaCl को छोड़ो ना, आप मेन प्रोडक्ट की तरफ आओ। आप दिमाग आपका नमक के अंदर पड़ा रहता है। कोई दिक्कत? आपको मैंने एक दिन बता भी दिया था कि हेलोजेंस होते हैं ये बेस्ट लिविंग ग्रुप होते हैं। लिविंग मतलब ये आपके बॉन्ड को इजीली ब्रेक करेंगे। अगर मैं इसी रिएक्शन में अगर आपको रिएक्शन इज एसिडिक मीडियम में रिएक्शन होती है, ये भी रिएक्शन एसिडिक मीडियम में होती है। NaOH के साथ में थोड़ा सा एसिड डालना पड़ता है। क्या डालना पड़ता है? थोड़ा सा एसिड भी डालना पड़ता है इसके अंदर। आपके अंदर यहाँ पे एसिड एसिड लिख देता हूं, और आपके टेम्परेचर एंड प्रेशर आपका क्या लिख देता हूं? हाई। टेम्परेचर एंड प्रेशर क्या लिख देता हूं मैं? हाई। ओके। एक तो रिएक्शन ये है, एक तो रिएक्शन आपकी ये है, ये फर्स्ट रिएक्शन है, ठीक है। और एक सेकंड रिएक्शन है, सेकंड रिएक्शन यहां लिख देता हूं। सेकंड, इसका जो आप प्रोडक्ट बताओगे मुझे, प्रोडक्ट या रिएक्टिविटी, रिएक्टिविटी बता दो। एक यहां पे मैं आयोडीन लगा देता हूं, और इसके अंदर भी ये सेम टू सेम कंडीशंस हैं। तो मेरे को बात बताओ, रिएक्टिविटी किसकी, कौन सी रिएक्शन फास्ट होगी, फर्स्ट या सेकंड? फर्स्ट या सेकंड? वेरी गुड। आपको मालूम है कार्बन और आयोडीन का जो बॉन्ड होता है वो इजीली ब्रेक करता है, यानी कि ये बॉन्ड इजीली हो जाएगा। तो रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या हो जाएगा? रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या हो जाएगा? 2 इज ग्रेटर देन 1। ओके, कोई दिक्कत? आगे चलें। रिपीट? क्या रिपीट करूं? यार तुम्हारे क्या आदत पड़ गई कि किसी भी चीज को बस पढ़ लिया एक बार, तब तक तो अपने बस मोबाइल पे ध्यान ही नहीं देना, अब सर क्या पढ़ा रहे हैं। जब पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाए उसके बाद में कहेंगे सर रिपीट कर दो। हैं? हर टॉपिक को रिपीट? इसमें है क्या? आपको ये चीज तो पहले बता चुका हूं कि क्लोरीन और आयोडीन दोनों को आपको देखना है कि कौन इजीली रिप्लेस कर जाएगा। जो आप अच्छे से लिविंग, अच्छे लिविंग ग्रुप की तरह बिहेव करता है उसकी रिएक्टिविटी अच्छी खासी, वो जल्दी से आपका प्रोडक्ट बना लेगा। है जयेश? क्या सौगंध खाली क्या कि बस रिपीट ही कराना है मुझे? और कोई है तो बता दो। अच्छे से तो पढ़ते नहीं हो। ऐसे नहीं चलेगा, आपको पढ़ना पड़ेगा पुरानी चीजें। बस मिस मैंने इसमें क्या किया है, आपको बस लास्ट जो आपका कभी वो 2-4 सा क्लास पहले पढ़ाया हुआ था उसी चीज को तो यहाँ पे मैंने अप्लाई करवाया, और कुछ नहीं किया मैंने। डाउन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज, हाँ वो भी बोलते हो, क्योंकि यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड को ब्रेक करना है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फैक्टर देखना है आपको, बस बॉन्ड ब्रेक करना है। बॉन्ड ब्रेक करने के लिए अपने यहाँ पे हाई टेम्परेचर प्रेशर भी दे रहे हैं, क्योंकि आपने, आपको मैंने यहाँ पे पहले ही बोल दिया है कि इस बॉन्ड को ब्रेक इजीली नहीं कर पाते, क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड का नेचर आ सकता है। जब डबल बॉन्ड का नेचर आ सकता है तो उसको ब्रेक करने के लिए आप बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर और प्रेशर की रिक्वायरमेंट होती है। ये छोटी छोटी जो टर्म्स है ना, कभी लिखा जाता है बहुत टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट है, कभी कहते हैं लो टेम्परेचर पे रिएक्शन हो जाती है। ये यही चीजें हैं जो बेसिक अगर आपका अच्छा होगा तो इन चीजों को देखते ही आप पता लगा लोगे कि यहाँ पे हाई क्यों लिख रखा है। ओके, नेक्स्ट है, नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। आगे करूं? टाइम हो गया क्या? टाइम हो गया? कितना हुआ टाइम?
5 मिनट है ना। चलो, कोई दिक्कत है तो पूछ लो। हाँ, आप बाय बाय। ओके। ओके, बाय बाय।